हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस झालावाड़ पर। आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। आपके 12th कॉमर्स वाले बच्चों के लिए नया सिलेबस आ चुका है, जिसका पाठ्यक्रम मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था। हमारे क्लास 12 के अंदर 2 बुक है, जिसमें से हम बुक सेकंड वाली अभी कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 हम आज पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अंश पूंजी के लिए लेखांकन। अंश पूंजी के लिए लेखांकन। अंश पूंजी को कहा जाता है शेयर, अंश को कहा जाता है शेयर, पूंजी को बोलते हैं कैपिटल, लेखांकन को बोला जाता है अकाउंटिंग। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अंश पूंजी के लिए लेखांकन, इसका एग्जाम के अंदर 10 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 7 नंबर का और एक नंबर के 3 क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे हम इसके अंदर क्या क्या सीखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर बात होगी कंपनी की। कंपनी की अकाउंटिंग हमें करनी है, क्योंकि अंश का जो काम है वो एक कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या सीखेंगे मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना है सबसे पहले कंपनी के बारे में, फिर कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाएगा। कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाएगा। अंशों के निर्गमन के बाद ऋण पत्रों का निर्गमन करना है। अंशों का निर्गमन करना है, ऋण पत्रों का निर्गमन करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले हम समझते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या है, कंपनी की क्या डेफिनेशन है, ये हम सीखते हैं। आपको ये नोट नहीं करने हैं, मैं आपके नोट्स पीडीएफ जो है हमारी कोचिंग के ऐप पर अवेलेबल करवा दूंगा। बस आपको अभी यहाँ पे समझना है जो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी। कंपनी जैसे इंग्लिश में बोला जाता है कंपनी। कंपनी किसे कहते हैं? तो कंपनी के बारे में अभी तक कॉमर्स वाले बच्चों ने केवल 11वीं कक्षा के अंदर व्यवसाय अध्ययन में कंपनी की परिभाषा आपने सीखी होगी, समझी होगी। आज हम यहाँ पर कंपनी के क्या काम होते हैं, कंपनी से संबंधित जितने भी थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं वो भी क्लियर करेंगे। और आगे जाकर ये कहाँ पर हमारे काम आने वाला है टॉपिक, तो ये 12th क्लास के बाद फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर, एमकॉम फर्स्ट ईयर, सभी जगह पर ये हमारे काम आएगा। तो हम कंपनी की परिभाषा समझते हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी कुछ व्यापार के बारे में हमने व्यवसाय अध्ययन के अंदर पढ़ रखा है। एकल व्यापार होता है जिसमें एक व्यक्ति काम करता है। साझेदारी व्यवसाय होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। लेकिन कंपनी का निर्माण कब किया जाता है? जब बहुत बड़े लेवल पर कुछ काम करना है तो हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कंपनी के बारे में हम रोज़ाना हमारे दैनिक जीवन में किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट रोज़ाना यूज़ करते हैं। तो कंपनी के द्वारा मुख्य कार्य क्या किए जाते हैं या कंपनी की डेफिनेशन क्या है? कंपनी से आशय
एक ऐसे समूह से है जो कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी से आशय एक ऐसे समूह से हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व के किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो। जैसे हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो वहाँ भी हमें कुछ बैंक के फॉर्म कंप्लीट करने पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से कंपनी से आशय एक ऐसे समूह से हैं 2, 5, 10, 50 व्यक्ति इसके अंदर हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व के किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो। मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत या इससे पहले जो अधिनियम चलते थे, जो नियम चलते थे, उसमें जैसे 2013 के बाद तो जिसने भी कंपनी ओपन करी है इस अधिनियम के तहत उसको कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ती है। 2013 से पहले पुराने जो नियम चलते थे, अधिनियम चलते थे, उसके अनुसार अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो भी आपकी कंपनी यह होगी। तो कंपनी से आशय एक ऐसे समूह से हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व के किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो। ये कंपनी की हमारी परिभाषा है। इसके अलावा कंपनी का अर्थ हम समझते हैं। कंपनी का अर्थ एक ऐसे समूह से होता है एक ऐसे समूह से होता है जिनके द्वारा कंपनी का अर्थ एक ऐसे समूह से होता है जिनके द्वारा मिलकर किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ण किया जाता हो। कंपनी का अर्थ एक ऐसे समूह से है जिनके द्वारा मिलकर किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है। कोई कंपनी का उद्देश्य होता है, जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ पर हमें उद्देश्य लिखना होता है, उद्देश्य बताना पड़ता है। तो कंपनी का अर्थ एक ऐसे समूह से होता है जिनके द्वारा मिलकर किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है, कंपनी कहलाती है। तो कंपनी की और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो हम अभी पढ़ते हैं उनको। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम आगे पढ़ेंगे कंपनी की परिभाषा। अगली जो हमारी परिभाषा है वो प्रोफेसर हेने के अनुसार हम समझते हैं कंपनी विधान का मतलब कानून, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है। कृत्रिम व्यक्ति कैसे होती है? क्योंकि देखो आज कंपनी का केवल नाम चलता है, कंपनी सारे काम करती है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो काम कर सकता है वो काम कंपनी नहीं कर सकती है। तो कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। जैसे आपने रोबोट मूवी देखी है, उसके अंदर जो रोबोट होता है वो होता है मशीन है। ऐसे ही कंपनी एक मशीन नहीं है, लेकिन कंपनी का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। कंपनी कानून के द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका
अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब कंपनी का मालिक जो होता है वो अलग होता है, कंपनी अलग होती है। मतलब मालिक के नहीं होने पर भी कंपनी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि मालिक की मृत्यु हो जाने के बाद कंपनी का समापन हो जाता है, नहीं होता है। तो जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी अपनी सार्वमुद्रा का मतलब होता है मोहर, जिसे हम इंग्लिश में सील कहते हैं। तो कंपनी के कागजों के ऊपर कंपनी कैसे काम करती है तो उसके ऊपर सील लगाई जाती है, सार्वमुद्रा जिसे हम बोलते हैं। तो कंपनी अपनी सार्वमुद्रा से कार्य करती है। ऐसे तो कोई भी कंपनी बना लेगा, तो कंपनी किससे काम करती है? अपनी सार्वमुद्रा से, मोहर से। ये ध्यान रखना है हमें, सार्वमुद्रा को क्या कहा जाता है? मोहर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की क्या क्या विशेषताएं हैं? जो पिछले क्लास की अकाउंट की बुक है और अब जो नई बुक है, दोनों में बहुत चेंजेस है। अब NCERT सिलेबस लागू हो चुका है। तो हम पढ़ते हैं, एक कंपनी की निम्न विशेषताएं होती है। एक कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती है? पहला पॉइंट है इसके अंदर, हम समझते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट, निगमित संस्था। निगम का मतलब भी होता है कानून। निगम, विधान का मतलब भी होता है कानून, निगम का मतलब भी होता है कानून। तो कंपनी की पहली विशेषता यह है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कानून के द्वारा होता है। बिना कानून के आप कंपनी नहीं खोल सकते हो, नहीं चला सकते हो। तो पहली विशेषता है निगमित संस्था, मतलब कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा होता है। दूसरा, पृथक का मतलब अलग अलग। वैधानिक अस्तित्व, कानून क्या कहता है कि कंपनी अलग है, कंपनी का मालिक अलग होता है। तो पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब कंपनी अलग है, कंपनी का मालिक अलग है। तीसरा है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मतलब कंपनी में सदस्यों का दायित्व, किसी भी प्रकार की हानि हो जाने पर सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। यह भी हम आगे डिटेल से इन पॉइंट को पढ़ेंगे। पहले नाम हम समझते हैं। स्थायी उत्तराधिकार। स्थायी उत्तराधिकार का मतलब कंपनी में जिसके नाम से कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसकी मृत्यु के बाद में जो अगला जो नॉमिनी होता है, मृत्यु के बाद में अगले व्यक्ति के पास में, उत्तराधिकारी के पास में कंपनी का रजिस्ट्रेशन चला जाता है। जैसे एक पिता की संपत्तियों के ऊपर उनकी मृत्यु के बाद एक बेटे का अधिकार होता है, ठीक इसी प्रकार से स्थायी उत्तराधिकार कंपनी के ऊपर पाया जाता है। पांचवा पॉइंट, सार्वमुद्रा, मोहर। कंपनी अपने सारे कार्य किससे करती है? मोहर से करती है। 6 नंबर का पॉइंट है अंशों का हस्तांतरण। क्या किया जाएगा? अंश जो है, कंपनी अंश जारी करती है और जो व्यक्ति अंश खरीदता है वो अपने अंशों को दूसरे के पास भेज सकता है, हस्तांतरण कर सकता है। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। अभियोग चलाना। अभियोग चलाने का मतलब, जिसे हम अभियोजित होना भी बोलते हैं, अभियोग चलाने का मतलब होता है कंपनी स्वयं अपने नाम से सारे कार्य कर सकती है। जैसे कंपनी खुद का बैंक अकाउंट खोल सकती है, कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी के साथ में समझौता कर सकती है। यहाँ व्यक्तियों की जरूरत नहीं रहेगी। समझौता किसके नाम से होगा? कंपनी के नाम से। तो इसे बोला जाता है अभियोग चलाना। हम ये साथ के साथ पॉइंट पढ़ते हैं डिटेल से। इसमें से हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंट है निगमित संस्था, उसकी बात करते हैं हम। सबसे फर्स्ट वाला जो पहली विशेषता जो हमारी है कंपनी की, निगमित संस्था, इसे हम देखते हैं कि देखो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है कानून के अनुसार होता है, कानून के प्रावधानों के अनुसार होता है। तो कंपनी एक निगमित संस्था होती है। निगमित संस्था होने का मतलब ये है कि आप कभी भी ऑनलाइन या किसी भी जो रजिस्ट्रेशन जो कंपनी का करता है उसके पास आप जाकर कंपनी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल तो जानकारी हमें ऑनलाइन भी मिलती है।
भारत में कंपनियों का निर्माण तथा पंजीकरण, पंजीकरण का मतलब सरकार के कागजों में, सरकार के रजिस्टर में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पंजीकरण कहलाता है। भारत में कंपनियों का निर्माण तथा पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। अब आप ध्यान रखना, कंपनी अधिनियम जो है बताया है मैंने आपको लेटेस्ट, अभी इससे जस्ट पहले भी आया था। कंपनी अधिनियम जो काम करता है वो है अभी 2013। ध्यान रखना है हमें, पूरी बुक के अंदर कंपनी अधिनियम कौन सा काम आएगा, 2013 के अंतर्गत होता है। एक कंपनी का निर्माण कानून के प्रावधानों का मतलब नियम, किसके नियम मानने पड़ेंगे हमें कंपनी को, कानून के। जैसे हम देखते हैं आजकल प्राइवेट बैंक खुली हुई है, तो क्या बैंक वाले अपनी मर्जी से काम करेंगे, क्या नहीं, तो किसके नियम मानने पड़ेंगे उसको, कानून के नियम, कानून के प्रावधानों के अनुसार ही होता है। इसीलिए कंपनी को क्या कहा जाता है, निगमित संस्था। मतलब कंपनी जो है उसकी गवर्नमेंट की नज़र में वैल्यू होती है, ऐसा नहीं है कि अवैध रूप से काम चल रहा है। दूसरी विशेषता है पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि एक पिता के जैसे दो बेटे हैं, दोनों बेटे अलग अलग हो जाते हैं तो संपत्ति जो है दोनों के रूप में बढ़ जाती है। पृथक, ऐसे ही कंपनी एक अपनी जगह होती है और कंपनी का मालिक अपनी जगह है, दोनों अलग अलग होते हैं। एक कंपनी का पृथक कानूनी अस्तित्व होता है जो इसके सदस्यों से अलग होता है। कंपनी के सदस्य अलग होते हैं, कंपनी का नाम अलग होता है। कंपनी स्वयं के नाम से संपत्ति खरीद सकती है। कंपनी कुछ भी खरीदना चाहेगी तो अपने नाम से खरीद सकती है। सपोज करते हैं कि आज अपनी सक्सेस कोचिंग क्लासेस है, कुछ खरीदती है, कंप्यूटर खरीद लिए, तो उसमें मेरा नाम नहीं आएगा, नाम किसका आएगा, अपनी कोचिंग का नाम आएगा, कोचिंग के नाम से बिल बनाया जाएगा। कंपनी स्वयं अनुबंध कर सकती है। अनुबंध का मतलब दूसरी कंपनी के साथ में समझौता करना। कंपनी स्वयं अनुबंध कर सकती है और कंपनी अपने नाम से बैंक में खाता भी खोल सकती है। अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसके नाम से बैंक में खाता खुलेगा। अगर कोई कंपनी का खाता बैंक में खोलना चाहता है तो कंपनी अपना खाता बैंक में भी खुलवा सकती है। इसीलिए पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, कंपनी अलग चलती है, इसके जो सदस्य होते हैं वो अलग होते हैं। तीसरी विशेषता है हमारी सीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मतलब, जैसे मान लेते हैं आपको किसी के 10 रुपये चुकाने हैं। कितने रुपए चुकाने हैं आपको, 10 रुपये। आपने उसको 6 रुपये दे दिए हैं, तो आपको कितने रुपए का और दायित्व है आपका, 4 रुपये का। तो आपको अब कितने रुपए और देने हैं, 4 रुपये और देने हैं। अगर आपने पहले 9 रुपये चुका दिए हैं तो अब कितने रुपए और देने हैं आपको, 1 रुपया और चुकाना है। तो सीमित दायित्व, कंपनी में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की अदत्त राशि, अदत्त का मतलब बकाया। जैसे यहाँ 1 निकल के आया है, ये बकाया है। 10 रुपये में से 9 रुपये तो हमने कंपनी को चुका दिए, 1 रुपया बचा हुआ है अदत्त, जिसे बोलते हैं बकाया राशि, तक ही सीमित होता है। कंपनी में सीमित दायित्व का मतलब, अगर हमने कंपनी के अंश खरीद रखे हैं, 10 रुपये का अंश था, 9 रुपये चुकाए हैं, तो हमें कितने और देने हैं, 1 रुपया और हमें देना है। ऐसा नहीं है कि 9 रुपये दे दिए हैं वापस से 10 रुपये कंपनी मांग सकती है, बिल्कुल नहीं मांगेगी। तो ये 3 विशेषताएं हैं। नंबर 4 की जो हमारी विशेषताएं हैं, अगली जो विशेषता है हमारी स्थायी उत्तराधिकार। स्थायी उत्तराधिकार का मतलब अभी मैंने समझाया आपको कि एक माता पिता की जो संपत्ति होती है उसके ऊपर बेटे का अधिकार होता है, फिर उसके पोते का अधिकार होता है। ऐसे ही कंपनी के ऊपर स्थायी उत्तराधिकार पाया जाता है। कंपनी में स्थायी उत्तराधिकार पाया जाता है। कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा होता है। कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा होता है। कंपनी के सदस्यों में परिवर्तन होने पर भी कंपनी का अस्तित्व का मतलब जीवन बना रहता है। ऐसा नहीं है कि आज मान लो किसी भी व्यक्ति ने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया, कल उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी का भी अंत हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि
कंपनी का विघटन, विघटन का मतलब समापन कानून के द्वारा ही किया जा सकता है। जिस प्रकार से हमने किसी मशीन को चालू कर दिया तो उसको बंद भी हम ही करेंगे तो ही होगी, ऐसा नहीं है कि वो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कानून के द्वारा होता है तो कंपनी का समापन भी कानून के द्वारा होता है, यह हमें ध्यान रखना है। तो स्थायी उत्तराधिकार कंपनी में पाया जाता है। सार्वमुद्रा मोहर, कंपनी अपने सारे ही काम किससे करती है? मोहर से करती है। किसी भी कागज के ऊपर कंपनी अपनी मोहर जरूर लगा के रखेगी। सपोज करते हैं हमने किसी मोबाइल की शॉप से हमने मोबाइल खरीद लिया, उसने बिल दे दिया, नीचे मोहर लगा के नहीं दी तो वो बिल वैध नहीं माना जाएगा, वो बिल वैलिड नहीं होगा। तो कंपनी अपनी सार्वमुद्रा के साथ कार्य करती है। सार्वमुद्रा से आशय मोहर से होता है। यदि किसी दस्तावेज के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई बिल है, कोई बैलेंस शीट है, कोई सा भी खाता है के ऊपर कंपनी की सार्वमुद्रा नहीं होती है तो कंपनी इसके लिए बाध्य नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप लेके आए कि किसी ने भी कोई कागज़ के ऊपर लिख दिया कि आपकी कंपनी से खरीदा है, नहीं खरीदा है। जब तक उस कागज़ के ऊपर, उस बिल के ऊपर मोहर नहीं होगी, जब तक वो वस्तु हमारे यहाँ से नहीं खरीदी गई होती है। अगला है अंशों का हस्तांतरण। ये अंश क्या है, ये हस्तांतरण क्या है, ये आपको आगे समझ में आएगा जब हम अंश पढ़ेंगे और कंपनी की प्रक्रिया को समझेंगे कि कंपनी क्या करती है, अंश क्या होता है, कैसे निर्गमित करती है, कैसे उसके लेखांकन करना है। तो बस नॉर्मल समझ लेते हैं। एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के अंशों को आसानी से हस्तांतरण किया जा सकता है। इसे मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि जैसे किसी भी आपने ज्वेलर्स के यहाँ से कुछ सोना खरीद लिया, आप वो सोना किसी और को बेच देते हो, उसने किसी और को बेच दिया, तो वो नीचे वाला व्यक्ति जो है वो सोना दुकान पर बेच कर आ जाएगा, पैसा उसके पास आ जाएगा। तो ऐसा ही कंपनी का होता है, क्योंकि कंपनी के अंतर नियमों का मतलब जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे बैंक में खाता खुलवाते हैं तो फार्म दिया गया होता है जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, ऐसे उसे बोलते हैं अंतर नियम। क्योंकि कंपनी के अंतर नियमों में अंशों के हस्तांतरण का मतलब ट्रांसफर, मैंने मेरे पास ले लिया, मैंने किसी और को दे दिए, उसने किसी और को दे दिए, इसे बोलते हैं हस्तांतरण का तरीका लिखा गया होता है कि कैसे आपको अपने अंशों का हस्तांतरण करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है विशेषताओं का, अभियोग चलाना, इसे हम समझते हैं। अभियोग चलाना जो है, या जिसे हम बोलते हैं अभियोजित होना, समझते हैं इसे। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण संविदा कर सकती है। संविदा का मतलब होता है समझौता। संविदा का मतलब होता है समझौता। कंपनी किसी के भी साथ समझौता कर सकती है और उसके अधिकारों के लिए दूसरों को बाध्य कर सकती है। अगर जैसे बोल दिया कि कंपनी ने आज किसी वस्तु को बेच दिया है, विक्रय किया है, बोला है 3 महीने बाद पैसे प्राप्त करने हैं, तो 3 महीने बाद कंपनी फिर एक्शन लेती है। और यदि कोई कंपनी संविदा का उल्लंघन करता है, कंपनी ने जो समझौता किया है उसका उल्लंघन अगर आप करते हो, 3 महीने का बोला है, 3 महीने के बाद हम पेमेंट करेंगे, नहीं किया है, अगर हमने कंपनी संविदा का उल्लंघन किया है तो कंपनी के द्वारा उसके नाम पर अभियोग चलाया जा सकता है। अभियोग का मतलब उसके खिलाफ कोर्ट में केस चला जाएगा और कंपनी उसके ऊपर अभियोग चलाएगी, एक्शन लेती है। कंपनी, मान लो किसी ग्राहक ने कंपनी के अंशों का भुगतान नहीं किया है तो कंपनी उसके ऊपर क्या चलाएगी? अभियोग चलाएगी। अब हम पढ़ेंगे अगला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हम पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कंपनी के प्रकार। हम पढ़ेंगे कंपनी के प्रकार। अगला हमारा टॉपिक है कंपनी के प्रकार। कंपनी कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी कंपनी का हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, इसे समझना अच्छे से। कंपनी के प्रकार को देखो 2 भागों में बांटा गया है।
कंपनी के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है। पहला, सदस्यों के दायित्व के आधार पर, दायित्व आप समझते हो जिम्मेदारियां कि सदस्यों के दायित्व के आधार पर, और दूसरा जो इसका विभाजन कर रखा है, इसे इसके प्रकार को अलग कर रखा है सदस्यों की संख्या के आधार पर। पहला दायित्व के आधार पर है और दूसरा संख्या के आधार पर है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी के प्रकार या कंपनी का वर्गीकरण। इसे वर्गीकरण भी बोला जाता है, प्रकार या कंपनी का वर्गीकरण। तो दायित्व के आधार पर अगर आता है तो हमें ये बताने हैं, संख्या के आधार पर आता है तो ये बताना है। पहला, सदस्यों के दायित्व के आधार पर, पहला है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। पहली कंपनी है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, जिसमें सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित। दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, जिसमें जितनी गारंटी दी जाती है उतनी ही उनका दायित्व होता है। तीसरी है असीमित कंपनी, जिसके अंदर कोई दायित्व नहीं होता है, अनंत कितना भी हो सकता है, वो हम देखते हैं अभी। दूसरा है सदस्यों की संख्या के आधार पर सार्वजनिक कंपनी। एक तो सरकारी कंपनी होती है, दूसरी होती है निजी कंपनी। आगे हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल से। निजी कंपनी और एकल व्यक्ति कंपनी, जिसमें एक व्यक्ति अकेला स्वामी होता है, वो हमारी एकल व्यक्ति कंपनी होती है। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ अभी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सभी का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर डिटेल से पढ़ेंगे। अंशों द्वारा सीमित कंपनी में ऐसा होता है कि जैसे किसी को 10 रुपये देने हैं, 10 रुपये में से हमने 9 रुपये चुका रखे हैं, तो हमें कितने रुपए और देने, 1 रुपया और देना है। तो ये तो होता है सीमित कंपनी, जितने हैं उतने ही देने हैं। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, 10 रुपये हैं, हमने गारंटी दे रखी है 15 रुपये तक की। कितने तक की गारंटी दे रखी है, 15 रुपये तक की। हमने कितने दे दिए, 9 दे दिए। गारंटी कितने तक की है, 15 तक की। तो हम 10 रुपये के बदले में कितने देंगे, 15। 9 रुपये, बाकी यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 6 रुपये आ जाएंगे। तो ये क्यों है, गारंटी। असीमित कंपनी, असीमित कंपनी में 10 रुपये के ज़्यादा भी देने पड़ सकते हैं, कम भी देने पड़ सकते हैं। यहाँ पर दायित्व कोई फिक्स नहीं होता है। ये तीनों प्रकार बताए मैंने आपको शॉर्ट में। सार्वजनिक कंपनी, ऐसी कंपनी जो सार्वजनिक रूप से कार्य करती है और इसके सदस्यों की संख्या जो होती है वो 50 होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। निजी कंपनी, निजी कंपनी में निजी व्यक्तियों की जो कंपनी होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एकल व्यक्ति कंपनी, जिसमें एक व्यक्ति काम करता है, उसे हम कहेंगे निजी कंपनी। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिसने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है उसको सक्सेस कोचिंग क्लासेस झालावाड़ की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। और आप इस वीडियो को आपके जो साथी है जो अभी क्लास 12th या जो भी कॉमर्स के फील्ड में हैं, उनको आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब रोज़ाना वीडियो आने लग जाएगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर कोचिंग क्लासेस चैनल।